नमस्कार, डीवीएन टीवी की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा। आज इस बुलेटिन में बात होगी ईरान पर इजराइल ने हमला किया तो भारत पर होने वाले असर की। जानेंगे बिहार में एनडीए के सियासी चक्रव्यूह को भेदना तेजस्वी राहुल के लिए आसान क्यों नहीं। देखेंगे कनाडा से भारत तक खालिस्तानियों पर ताबड़तोड़ एक्शन। जानेंगे एयर इंडिया विमान हादसे की जांच में अमेरिका क्यों होगा शामिल। एक नजर डालेंगे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की पार्टी को लगे बड़े झटके पर। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे चीनी उप विदेश मंत्री और विक्रम मिस्री की मुलाकात को। लेकिन इन खबरों से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। एयर इंडिया के विमान की थाईलैंड में हुई इमरजेंसी लैंडिंग, बम होने की सूचना। फुकेट से दिल्ली आ रहा था विमान, 156 यात्री थे सवार। अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद बोइंग 787 पर रोक की तैयारी। एविएशन मिनिस्ट्री के पूर्व सचिव बोले, खामियों को लेकर एयर इंडिया को कई बार भेजा लेटर। करिश्मा कपूर के पूर्व पति संजय कपूर का निधन। एक्ट्रेस के घर पहुंचे करीना सैफ और मलाइका। अहमदाबाद प्लेन क्रैश पर किया था आखिरी पोस्ट। अहमदाबाद सिविल अस्पताल में अपनों को तलाश रहे लोग। ट्रॉमा सेंटर और पोस्टमार्टम रूम के बाहर लगी लाइनें। अब तक 265 शवों का पोस्टमार्टम। यूपी एमपी सहित 9 राज्यों में हीट वेव। राजस्थान हरियाणा में रेड अलर्ट, तो वहीं तापमान 48 डिग्री पहुंचने की आशंका। पंजाब में भारतीय वायुसेना के अपाचे हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग। पठानकोट एयरबेस से भरी थी उड़ान। झुलसाती गर्मी से दिल्ली को जल्द मिलेगी राहत। इस बार 10 दिन पहले दस्तक देगा मॉनसून। राजा रघुवंशी की आत्मा की शांति के लिए उज्जैन में तर्पण। सोनम का भाई गोविंद भी हुआ शामिल। 10 फार्म हाउस और 5 इमारत से जमींदोज। फरीदाबाद के अरावली में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में इंदौर की बहू हरप्रीत कौर की भी मौत। पति का बर्थडे सेलिब्रेट करने जा रही थी लंदन। उत्तर प्रदेश के जनपद अमेठी में शादी के 13 साल बाद पकड़ा गया बीबी का अफेयर, तो पति ने प्रेमी से करा दी कोर्ट मैरिज। पंजाब में पकड़ा गया पाक तस्करों से जुड़ा नशा गिरोह। 4.5 किलो हेरोइन और 11 लाख की ड्रग मनी बरामद। ये तो थी हेडलाइंस। अब चलिए बात कर लेते हैं बड़ी खबरों की। ईरान पर इजराइल के भीषण हमले से उसे भारी नुकसान हुआ है। इजराइल ने न सिर्फ ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों को बर्बाद किया है, बल्कि ईरान के 2 बड़े सैन्य अधिकारियों की भी जान ले ली। इजरायली हमलों में ईरानी सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल हुसैन बघेरी और ईरान के एलीट फोर्स रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स के चीफ कमांडर भी मारे गए। ईरान ने कहा कि वो इस हमले का बदला जरूर लेगा। दोनों देशों में बढ़े तनाव और इजराइल पर ईरान के संभावित हमलों को देखते हुए तेल के दाम बढ़ गए हैं। हमले के बाद शुक्रवार को तेल के दाम अचानक से 7% बढ़ गए, जो कि इस महीने में सबसे अधिक है। कच्चे तेल का वैश्विक बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड $4.60 यानी कि 6.63% बढ़कर $73.96 प्रति बैरल पर पहुंच गया, जो 27 जनवरी के बाद सबसे अधिक है। फरवरी 2022 में शुरू हुए रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से ये पहली बार है जब कच्चे तेल की कीमतें एक दिन में इतनी ऊंची गई हो। तेल की बड़ी कीमत इसीलिए भी चिंताजनक है क्योंकि इजराइल का कहना है कि वो ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकने के लिए उसके खिलाफ लंबी मुहिम चलाएगा। आरबीसी कैपिटल की विश्लेषक हैलिमा ने कहा कि एक अहम सवाल यह है कि क्या ईरान की जवाबी कार्रवाई इजराइल तक ही सीमित रहेगी या ईरान इजराइल से आगे बढ़कर भी क्षेत्र के सैन्य अड्डों और इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाएगा। सिंगापुर में कई तेल व्यापारियों ने कहा कि यह कहना अभी जल्दबाजी होगी कि इस हमले से मध्य पूर्व के तेल निर्यात पर असर पड़ेगा या नहीं, क्योंकि अभी यह साफ नहीं है कि ईरान किस तरह की जवाबी कार्रवाई करेगा और अमेरिका इसमें हस्तक्षेप करेगा या नहीं।
बिहार में अक्टूबर नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव की सरगर्मी बढ़ गई है। सूबे की सत्ता पर नीतीश कुमार के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन अपनी मजबूत पकड़ को बनाए रखने के लिए एक के बाद एक दांव चल रहा है। नीतीश मोदी के नाम और काम पर सियासी माहौल बनाने में एनडीए जुटा है, तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद सियासी फिजा पूरी तरह से उसके पक्ष में दिख रही है। इस तरह से एनडीए बिहार में कास्ट समीकरण से लेकर राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के एजेंडे का ताना बाना बुन रही है। ऐसे में एनडीए के सियासी चक्रव्यूह को भेदना तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की जोड़ी के लिए आसान नहीं है। सीएम नीतीश और पीएम मोदी की सियासी जोड़ी लगातार मजबूत गठबंधन ही नहीं बल्कि एक बेहतर जातीय समीकरण के सहारे उतरी है। पहलगाम हमले के बाद भारतीय सेना के द्वारा पाकिस्तान में किए गए ऑपरेशन सिंदूर से एनडीए के पक्ष में सकारात्मक माहौल बना हुआ है और मोदी सरकार ने जातिगत जनगणना कराने का फैसला करके विपक्ष के हाथों से बड़ा मुद्दा छीन लिया है। बिहार चुनाव में बीजेपी ने इन्हीं मुद्दों के सहारे उतरने की रणनीति बनाई है, जिसे भेदे बिना सत्ता के सियासी बनवास को खत्म करना इंडिया गठबंधन के लिए नामुमकिन है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहला विधानसभा चुनाव बिहार में होने जा रहा है। पहलगाम हमले के बाद पीएम मोदी ने बिहार से ही आतंकियों को मिट्टी में मिलाने का वचन दिया था। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारतीय सेना के जवानों ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को पूरी तरह से ध्वस्त करने का काम किया। इसके बाद से बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के नेताओं ने ऑपरेशन सिंदूर का श्रेय पीएम मोदी को देते हुए सियासी माहौल बनाना शुरू कर दिया है। इस तरह से एनडीए ने राष्ट्रवाद के मुद्दे को सियासी एजेंडे के तौर पर बिहार में सेट करना शुरू कर दिया। बिहार में पहले से ही पाकिस्तान के खिलाफ भावनाएं मजबूत मानी जाती हैं। बीजेपी को एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक की तरह ऑपरेशन सिंदूर का सकारात्मक असर मिलने की उम्मीद दिख रही है। पीएम मोदी जिस तरह से बिहार की रैलियों में ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र कर रहे हैं, उससे सियासी माहौल एनडीए के पक्ष में बन रहा है। अहमदाबाद से गुरुवार को लंदन जा रहा एयर इंडिया का विमान क्रैश हो गया। ये प्लेन क्रैश इतना भयानक था कि इसमें 241 यात्रियों की जान चली गई। सिर्फ एक यात्री ही इसमें जिंदा बच पाया। इसी के बाद अब बड़ा सवाल ये है कि हादसा हुआ कैसे विमान उड़ने के 5 मिनट बाद ही क्रैश हो गया? क्या वजह रही? इन सब सवालों का जवाब देने के लिए जांच की जा रही है। भारत से लेकर लंदन की टीम इस विमान हादसे को लेकर जांच में जुट गई है। हालांकि अब एयर इंडिया विमान हादसे की जांच में अमेरिकन एजेंसी भी शामिल होगी। बोइंग विमान से जुड़े तकनीकी पहलुओं को लेकर एजेंसी अहम भूमिका निभाएगी और इसकी जांच करेगी। फ्लाइट क्रैश होने की जांच को भारत की विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो यानी AAIB लीड कर रही है। इस जांच में सहायता के लिए यूके की एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्रांच और अमेरिका की नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड भी जांच में भाग ले रहा है। ब्रिटिश AAIB इस जांच में हिस्सा इसीलिए ले रहा है क्योंकि फ्लाइट में ब्रिटिश नागरिक भी सवार थे। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका इस जांच में शामिल इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये हादसा एक बोइंग विमान में हुआ जिसका निर्माण अमेरिका करता है। इसी के चलते बोइंग विमान से जुड़े तकनीकी पहलुओं की जांच में अमेरिका अहम भूमिका निभाएगा। साथ में इन एजेंसियों का मकसद दुर्घटना का कारण पता लगाना है और भविष्य में इसी तरह की त्रासदियों को रोकने के लिए रास्ता निकालना है। अमेरिका की संघीय उड्डयन प्रशासन ने बयान जारी किया है। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ये अमेरिका की एक सरकारी संस्था है जो हवाई यात्रा यानी एविएशन की सुरक्षा और नियमों को संभालती है। FAA ने बयान जारी कर कहा कि FAA अहमदाबाद से लंदन गेटविक तक चलने वाली एयर इंडिया की उड़ान AI-171 के संबंध में NTSB के संपर्क में है। FAA ने बयान में आगे कहा कि जब कोई अंतर्राष्ट्रीय घटना घटती है तो वो सरकार जांच को लीड करती है। अगर सहायता की मांग की जाती है तो NTSB आधिकारिक अमेरिकी प्रतिनिधि है और FAA तकनीकी सहायता प्रदान करता है। हम NTSB के साथ कोऑर्डिनेशन में तुरंत एक टीम लॉन्च करने के लिए भी तैयार हैं।
दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी की स्थायी समिति का चुनाव गुरुवार को संपन्न हुआ। भारतीय जनता पार्टी की सत्या शर्मा ने 11 वोट हासिल कर स्थायी समिति की अध्यक्ष के रूप में जीत दर्ज की। उनकी प्रतिद्वंदी आम आदमी पार्टी के प्रवीण कुमार को 7 मत प्राप्त हुए। वहीं उपाध्यक्ष पद पर बीजेपी के सुंदर सिंह ने आप की मोहिनी जीनवाल को हराकर कब्जा किया। सुंदर सिंह को 11 और मोहिनी जीनवाल को 7 वोट मिले। स्थायी समिति के सभी 18 सदस्यों ने अपने मताधिकार का उपयोग किया। चुनाव प्रक्रिया की निगरानी मेयर राजा इकबाल सिंह ने पीठासीन अधिकारी के रूप में की। नवनिर्वाचित अध्यक्ष सत्या शर्मा और उपाध्यक्ष सुंदर सिंह को बधाई देते हुए मेयर ने कहा कि स्थायी समिति के गठन के साथ हम सभी मिलकर दिल्ली के विकास के लिए नए आयाम स्थापित करेंगे। मुझे उम्मीद है कि समिति के सदस्य शहर के विकास के लिए एकजुट होकर काम करेंगे। चुनाव के बाद सत्या शर्मा ने सभी सदस्यों और समर्थकों का आभार व्यक्त किया। वहीं बता दें कि इससे आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका जरूर लगा है। उन्होंने कहा कि पिछले 2.5 वर्षों में दिल्ली में विकास कार्य ठप रहे, लेकिन अब हम सकारात्मक दिशा में तेजी से काम करेंगे। हमारा लक्ष्य दिल्ली को स्वच्छ, सुंदर और समृद्ध बनाना है। इस दिशा में हम सभी पार्टियों से सहयोग की अपील करते हैं। बुनियादी ढांचे और नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाना हम सभी के लिए चुनौती है और हमें उम्मीद है कि हम इसमें सफल जरूर होंगे। चीन के उप विदेश मंत्री सुई बेईडोंग 12 और 13 जून को 2 दिन की भारत यात्रा पर है। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई मुद्दों पर बातचीत हुई। आपको बता दें कि इससे पहले विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने आज चीन के उप विदेश मंत्री से मुलाकात की। मिस्त्री ने चीनी उप मंत्री को कैलाश मानसरोवर की यात्रा फिर से शुरू करने के लिए धन्यवाद दिया। इसके अलावा दोनों देशों के बीच जल विज्ञान संबंधी डेटा सहयोग बढ़ाने और सीमा पार नदियों में सहयोग बढ़ाने के लिए विशेषज्ञ स्तरीय तंत्र को लेकर बैठक के दौरान चर्चा हुई। बता दें कि इससे पहले जनवरी में हुई बातचीत के दौरान दोनों देशों ने कैलाश मानसरोवर की यात्रा को लेकर सहमति जताई थी। इसके अलावा सीमा पार नदियों के पानी के सहयोग को लेकर दोनों देशों के बीच बातचीत हुई। दोनों देशों के बीच अब तक हवाई संबंध बहाल नहीं हुए हैं। इस बीच खबर है कि दोनों देशों के बीच संबंध एक बार फिर सामान्य हो सकते हैं। इसकी वजह पीएम मोदी का प्रस्तावित चीन दौरे पर जाना हो सकता है। हालांकि इसको लेकर अभी तक भारत ने कोई स्वीकृति नहीं दी है। चीन ने एससीओ शिखर सम्मेलन के लिए पीएम मोदी को आमंत्रित किया है। हालांकि भारत और पाकिस्तान के बीच हुए तनाव को फिलहाल अलग रखा जा रहा है, लेकिन भारत अपने रिश्तों को लेकर ओवरऑल समीक्षा करने के पक्ष में है, चाहे वो पाकिस्तान का मुद्दा हो या हिंद महासागर का। वहीं आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही जानकारी के लिए बने रहिए DBN TV न्यूज़ के साथ।